हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। राजनीति क्या है। तो राजनीति क्या है, इसके लिए अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत दिए गए हैं, लेकिन इस विषय का जो वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादन किया था वो किया था सबसे पहले अरस्तु ने। उन्होंने अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था पॉलिटिक्स, राजनीति। लॉस्की ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम लिखा था ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, और विल्सन ने भी अपनी रचना प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स शीर्षक से प्रस्तुत की है। इन लेखकों का विचार है कि राज्य और सरकार से संबंधित समस्त विषय सामग्री राजनीति के अंतर्गत आ जाती है, कि जो राज्य और सरकार से संबंधित जितने भी विषय हैं, इनका मानना है कि वो किसके अंदर आ जाती है, राजनीति के अंतर्गत आ जाती है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो राजनीति है उसके लिए अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। उसके अलावा इनके अलग अलग जो है दृष्टिकोण हैं, जैसे कि एंशिएंट ग्रीक व्यू अलग तरह से राजनीति को एक्सप्लेन करता है, परंपरावादी दृष्टिकोण अलग तरह से, आधुनिक दृष्टिकोण अलग तरह से, और राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में। तो ये अलग तरह से हम पॉलिटिक्स को डिफाइन करते हैं, इसमें एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एंशिएंट ग्रीक व्यू, प्राचीन यूनानी दृष्टिकोण राजनीति के संबंध में क्या कहता है। तो एंशिएंट ग्रीक व्यू अबाउट द पॉलिटिक्स तो एंशिएंट ग्रीक व्यू ऑफ पॉलिटिक्स क्या कहता है कि राजनीति का क्रमवार अध्ययन यूनान विद्वानों द्वारा किया गया। अर्नस्ट पार्कर के अनुसार राजनीति विचारधारा यूनानियों के साथ आरंभ हुई। पॉलिटिकल थॉट बिगिंस विद द ग्रीक्स। ये स्टेटमेंट किसकी है, ये डेफिनेशन राजनीति की किसने दी है, ई बार्कर ने दी है। राजनीति शब्द का जन्म भी यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस से हुआ है, जिसका अर्थ है नगर राज्य, सिटी स्टेट। राजशास्त्र के पितामह अरस्तु ने नगर राज्य के संबंध में लिखी पुस्तक का नाम भी पॉलिटिक्स रखा। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अरस्तु है उसने अपनी बुक का नाम भी क्या रख दिया था, पॉलिटिक्स। अतः यूनानी विद्वान राजनीति को नगर राज्य से संबंधित विज्ञान मानते थे, क्योंकि उस समय का राज्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन के साथ संबंधित था। इस कारण राजनीति भी मनुष्य के सर्वांगीण जीवन का अध्ययन करती थी। यूनानी विद्वान सामुदायिक जीवन में भाग लेने को राजनीति मानते थे तथा नगर राज्य के प्रबंध में दासों, मजदूरों, स्त्रियों तथा विदेशियों को भाग लेने की आज्ञा नहीं थी। इस प्रकार शेष रह गए केवल 10 से 15% लोगों को ही नागरिकता के अधिकार प्राप्त थे, जो नगर राज्य के प्रबंध में भाग लेते थे। तो ये था आपका एंशिएंट ग्रीक व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, कि एंशिएंट ग्रीक व्यू यानी कि राजनीति संबंधी प्राचीन यूनानी दृष्टिकोण क्या है, कि वो राजनीति को क्या मानते थे। तो राजनीति को उन्होंने जो है संपूर्ण जीवन से संबंधित मान लिया, कि व्यक्ति के संपूर्ण जीवन से संबंधित उन्होंने राजनीति को मान लिया। और उसके अलावा उसमें लेकिन जो नगर राज्य थे उस टाइम पर, नगर राज्य छोटे छोटे राज्य होते थे, तो उनकी जितनी भी समस्याएं थी सबको राजनीति के अंदर इंक्लूड किया जाता था। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि नगर राज्य के प्रबंध में दासों, मजदूरों, स्त्रियों, विदेशियों को भाग लेने की आज्ञा नहीं थी। तो जो 10 से 15% लोग जो उनके अलावा बच गए थे, नागरिकता के अधिकार उन्हीं को ही दिए गए थे, और नगर राज्य के प्रबंध में जो कि भाग लेते थे। उसके बाद है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट ग्रीक व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, यूनानी दृष्टिकोण की विशेषताएं। तो यूनानी दृष्टिकोण की विशेषताएं जो अभी मैंने आपको मीनिंग बताया, उसी के ही बेस पे जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। सबसे पहले है उसमें राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट एंड द सोसाइटी। सिंपल है कि यूनानी नगर राज्य का स्वरूप एक गांव के जीवन के साथ मिलता जुलता था, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक तथा व्यक्तिगत जीवन में कोई अंतर नहीं किया जाता था। यही कारण है कि यूनानी विद्वानों ने राज्य तथा समाज में कोई अंतर नहीं किया। सेकंड पॉइंट है राज्य एक नैतिक संस्था, स्टेट इज अ मॉरल इंस्टीट्यूशन। तो यूनानी विद्वानों के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है तथा राज्य का आदेश व्यक्ति के नैतिक गुणों का विकास करना भी है। इसके अतिरिक्त यूनानी विद्वान राजनीति और नैतिकता के बीच गहरे संबंधों को स्वीकार करते हैं।
थर्ड पॉइंट है आपका, राज्य एक प्राकृतिक संस्था, स्टेट इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन। तो यूनानी विद्वानों के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है जिसका जन्म स्वयं हुआ है तथा व्यक्ति का जन्म राज्य में हुआ है। प्राकृतिक संस्था मतलब जो संस्था अपने आप से जिसका जन्म हुआ है, ठीक है। तो ये जो यूनानी दृष्टिकोण है उनके अनुसार राज्य क्या है, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। फोर्थ पॉइंट है आपका, राज्य में रहने वाले सभी व्यक्ति समान नहीं। एवरीबडी लिविंग इन द स्टेट इज नॉट इक्वल। तो अभी वो भी मैंने आपको अभी पहले बताया है, तो वही है, यूनानी विद्वानों के अनुसार राज्य में रहने वाले सभी नागरिक समान नहीं हैं। अरस्तु इन्हें नागरिकों और दासों के वर्ग में बांटता है तथा उसने राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार केवल नागरिकों को ही दिया है। दासों को उसने ये अधिकार नहीं दिया है, सिर्फ किसको दिया है, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार केवल नागरिकों को ही दिया है। फिफ्थ पॉइंट है आपका, राज्य के विरुद्ध अधिकार नहीं, नो राइट अगेंस्ट द स्टेट। तो यूनानी विद्वान राज्य को अति पूर्ण और सर्वसम्मिलित संस्था मानते हैं तथा उनका विचार है कि राज्य कोई गलती नहीं करता, इस कारण लोगों को राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य का संबंध व्यक्ति के समस्त जीवन के साथ, स्टेट इज कंसर्न्ड विद द टोटल लाइफ ऑफ मैन। यूनानी विद्वानों ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की जिसकी स्थापना यूनानी विद्वान अपना उद्देश्य मानते थे। उसमें भी हम यूनानी विद्वानों में आदर्श राज्य की स्थापना में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो प्लेटो का लिया जाता है। प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना पर बल दिया था। आदर्श राज्य में मेन आपको ये होता है कि राज्य कैसा होना चाहिए, तो वो जो है प्लेटो ने एक्सप्लेन किया था कि राज्य को कैसा होना चाहिए। तो ये था यूनानी दृष्टिकोण राजनीति के बारे में, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं, राज्य एक नैतिक संस्था, राज्य एक प्राकृतिक संस्था, राज्य में रहने वाले सभी व्यक्ति समान नहीं, राज्य के विरुद्ध अधिकार नहीं, राज्य का संबंध व्यक्ति के समस्त जीवन के साथ, एंड लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया आदर्श राज्य की स्थापना। तो मेन जो है आपको राजनीति के संबंध में अगर हम देखते हैं प्राचीन यूनानी दृष्टिकोण क्या कहता है, तो उसमें आपको मेन क्या याद रखना है कि राजनीति शब्द का जन्म यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस से हुआ है जिसका अर्थ है नगर राज्य, सिटी स्टेट। तो प्राचीन समय में छोटे छोटे नगर स्वतंत्र होते थे, इसलिए प्रत्येक नगर स्वतंत्र राज्य होता था। उस समय राजनीति में नगर राज्य की सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा नैतिक समस्याएं शामिल होती थी। इसलिए अरस्तु ने अपनी पुस्तक जो उसने नगर राज्यों की समस्याओं पर लिखी उसका नाम राजनीति, पॉलिटिक्स रखा। उस समय नगर राज्य के विज्ञान को राजनीति कहा जाता था। यूनानी लेखकों ने राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं किया था। नेक्स्ट है हमारा ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति संबंधी परंपरावादी दृष्टिकोण। कि राजनीति के बारे में परंपरावादी दृष्टिकोण क्या है या परंपरावादी विचारक जो है राजनीति को किस तरह से देखते हैं। तो राजनीति के संबंध में 20वीं शताब्दी के आरंभ तक अपनाए गए दृष्टिकोण को हम परंपरावादी दृष्टिकोण मानते हैं। परंपरावादी विद्वानों ने राजनीति को एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित किया है तथा इसका दर्शन शास्त्र, इतिहास तथा समाजशास्त्र आदि विषयों की एक शाखा मानने से इनकार कर दिया। परंपरावादी दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों ने औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं जैसे कि राज्य, सरकार और कानून आदि के अध्ययन को राजनीति का विषय वस्तु माना। इसमें जो है जो परंपरावादी राजनीतिक विचारक हैं उसमें है आपका गार्नर, ब्लेशली, पॉल जेनेट, लीकॉक, विलोबी, लॉर्ड सीले, लॉर्ड एक्टन, हॉब्स, रूसो। तो ये सारे जो विद्वान हैं वो परंपरावादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। इन विद्वानों ने राजनीति के लिए यानी कि पॉलिटिक्स के लिए राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस शब्द का प्रयोग अधिक उचित माना है। ध्यान रखने वाली बात है कि जो ये परंपरावादी विचारक हैं इन्होंने क्या है राजनीति के स्थान पर, पॉलिटिक्स के जगह क्या है राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस शब्द का प्रयोग अधिक उचित माना है।
तो हम कह सकते हैं कि राजनीति का परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति को केवल राज्य तथा सरकार का अध्ययन मानता है और इस दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति का अध्ययन राज्य और सरकार तक ही सीमित है। अब है इसकी डेफिनेशंस कि बेसिक मैंने आपको बता दिया कि जो है राजनीति संबंधी परंपरावादी दृष्टिकोण क्या है। उसके बाद जो है डेफिनेशन दी गई हैं राजनीति की परंपरावादी विचारकों के द्वारा। तो उसमें गार्नर है, उन्होंने क्या कहा है कि राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। तो ये किसने डेफिनेशन दी है पॉलिटिक्स की, जिसको उन्होंने वर्ड यूज़ किया था मैंने पहले भी बोला है, राजनीति शास्त्र वर्ड के ऊपर जो है उन्होंने उसको ज़्यादा जो है राजनीति को बोलना चाहा है। तो ये जो डेफिनेशन दी है गार्नर ने दी है। सेकंड है आपका राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित है, लीकॉक। ये किसने दी है डेफिनेशन? लीकॉक ने दी है। पॉलिटिकल साइंस डील्स विद गवर्नमेंट ओनली। तो लीकॉक की डेफिनेशन है ये। थर्ड वन इज राजनीति राज्य और सरकार का अध्ययन करती है। ये डेफिनेशन दी है प्रोफेसर जेंग्स ने। पॉलिटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। ये डेफिनेशन है जेंग्स की। तो ये थी डेफिनेशंस ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स में, जिसमें मैंने आपको 3 विचारकों की डेफिनेशन बताई, गार्नर की, लीकॉक की और प्रोफेसर जेंग्स की। उसके बाद आता है परंपरागत राजनीति का क्षेत्र। तो अभी अभी हमने जो पढ़ा है उसी के बेस पे हम क्या है स्कोप ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। परंपरागत राजनीति का क्षेत्र। परंपरागत राजनीति का क्षेत्र का क्या मतलब हुआ कि परंपरागत राजनीति में जो है किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो फर्स्ट उसमें आपका पॉइंट है मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन, स्टडी ऑफ ह्यूमन्स पॉलिटिक्स लाइफ। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में आता है। राजनीतिक समाज में राज्य द्वारा व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं और व्यक्तियों द्वारा राज्य के प्रति किन कर्तव्यों का पालन किया जाता है, ये सब हम जो है परंपरागत राजनीति के क्षेत्र में पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट आपका है स्टडी ऑफ स्टेट, राज्य का अध्ययन, कि प्राचीन काल से वर्तमान काल तक राज्य विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरा है, इसलिए राजनीति विज्ञान विभिन्न कालों के संदर्भ में राज्य नामक संस्था का अध्ययन करता है। ये राज्य के अतीत, वर्तमान एवं भविष्य का अध्ययन करता है। ये राज्य कैसा रहा है, राज्य कैसा है और राज्य को कैसा होना चाहिए, इस बात का भी अध्ययन करता है। थर्ड है आपका सरकार का अध्ययन, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। राज्य सरकार के माध्यम से कार्य करता है। सरकार राज्य की इच्छा को प्रकट करती है, उसे क्रियान्वित करती है तथा उसकी सिद्धि के लिए प्रयास करती है। इसलिए राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का एक प्रमुख विषय सरकार है। विभिन्न देशों में विभिन्न शासन प्रणालियों का अध्ययन इसमें किया जाता है और शासन के विभिन्न अंग जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का तथा इनके पारस्परिक संबंधों का, मतलब कि विधानपालिका का कार्यपालिका से, कार्यपालिका का विधानपालिका से क्या संबंध है, तो इनके आपस के संबंधों का, प्रशासन का, राजनीतिक प्रक्रियाओं आदि का इसमें अध्ययन किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है स्थानीय एवं राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ लोकल एंड नेशनल प्रॉब्लम्स। तो राजनीति विज्ञान स्थानीय व राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करता है और इन समस्याओं के हल के उपाय सुझाता है। राजनीति विज्ञान राष्ट्रीय एकता, अखंडता तथा विकास के मार्ग में बाधक समस्याओं का समाधान करता है और इनके हल के उपाय भी सुझाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन। राजनीतिक विचारधाराएं जैसे कि आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, अराजकतावाद, फासीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, बहुलवाद, तो इन सब का अध्ययन भी परंपरागत राजनीति के क्षेत्र के अंदर आता है। और ये जो है विचारधाराएं किस तरह मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, वो सब भी या उन सब चीज़ों का अध्ययन भी
हम किस में करते हैं, परंपरागत राजनीति के क्षेत्र में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अंतर्राष्ट्रीय पक्ष का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। राजनीतिक शास्त्र किसी एक राज्य का अध्ययन नहीं करता। क्यों? क्योंकि कोई भी राज्य जो है दूसरे राज्यों के साथ रिलेशंस या संबंध बनाए बगैर क्या है, वो अपना विकास पूरी तरह से नहीं कर सकता। तो इसके लिए उसे अन्य देशों के साथ, यानी कि एक राज्य को दूसरे देशों के साथ कई तरह के समझौते और संधियां करने पड़ते हैं ताकि वो अपने देश का विकास कर सके। तो राज्यों के इन्हीं पारस्परिक संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। कोई भी राज्य इस अंतर्राष्ट्रीय वातावरण की उपेक्षा नहीं कर सकता। तो इसलिए राजनीति शास्त्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आपका पॉइंट आता है समुदायों और संस्थाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। राज्य के अंदर कई प्रकार के समुदाय और संस्थाएं होती हैं जिनके द्वारा मनुष्य की अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। राजनीति शास्त्र इन विभिन्न समुदायों और संस्थाओं का अध्ययन भी करता है। इसके अलावा वो चुनाव प्रणाली, जनमत का संगठन, दबाव गुट, लोक संपर्क की व्यवस्था, प्रसारण के साधन, इसके बारे में भी राजनीति में अध्ययन किया जाता है। तो ये था आपका परंपरागत राजनीति का क्षेत्र, जिसमें मैंने आपको बताया कि परंपरागत राजनीति का क्षेत्र में कौन कौन से पॉइंट थे। मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन, राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, स्थानीय एवं राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय पक्ष का अध्ययन और समुदायों और संस्थाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो मुख्यतः ये जो है राज्य और सरकार के अध्ययन पर परंपरागत राजनीति का जो दृष्टिकोण है वो बल देता है। राजनीति क्या है, उससे संबंधित जो तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है आपका वो है मॉडर्न व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति संबंधित आधुनिक दृष्टिकोण। कि जैसे हमने पढ़ा कि जो राजनीति है वो राज्य से संबंधित रही है, ठीक है, राज्य तो मुख्य विषय रहा ही है, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण में और क्या चीज़ें शामिल की जाती है कि जो राजनीतिक प्रणाली के संचालन को जो भी बातें प्रभावित करती हैं वो भी राजनीति के अंदर ही जो है आती है, उनका अध्ययन भी हम राजनीति के अंदर ही करते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं पहले इसकी। पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिक्स इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद हु गेट व्हाट व्हेन एंड हाउ। ये स्टेटमेंट है हैरोल्ड लॉसवेल की। राजनीति प्रभाव तथा प्रभावशाली का अध्ययन है। राजनीति का मुख्य संबंध इसके साथ है कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट दी है हैरोल्ड लॉसवेल ने। सेकेंड जो है डेफिनेशन है वो है हर्बर्ट जे स्पाइरो की। Politics is the process by which a human community, as small as 2 person or as large as the community of making, deals with its problems। ये दिए हर्बर्ट जे स्पाइरो ने। राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा छोटे से छोटा मानवीय संगठन अर्थात 2 व्यक्तियों का तथा बड़े से बड़ा संगठन अर्थात समस्त मानवता अपनी समस्याओं के साथ पेश आती है। ये जो है स्टेटमेंट है हर्बर्ट जे स्पाइरो की। और एक और जो है डेफिनेशन दी गई है वो कौन सी है, रॉबर्ट ने दी है वो, कि पॉलिटिक्स में बी डिफाइंड एज द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट ऑन ह्यूमन सोसाइटीज़, ठीक है। तो ये दी है रॉबर्ट ने। राजनीति मानव समुदायों पर शासन करने की कला और व्यवहार है, ठीक है। तो ये जो है डेफिनेशन है रॉबर्ट की। तो ये होगी आपके मॉडर्न व्यू से रिलेटेड पॉलिटिक्स की 3 डेफिनेशंस। उसके बाद हम पढ़ते हैं आधुनिक राजनीति का क्षेत्र, स्कोप ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स। तो स्कोप मैंने पहले ही बताया होता क्या है कि उसमें हम किन किन बातों को शामिल करते हैं, ठीक है, किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो वो यह आधुनिक राजनीति का क्षेत्र। तो आधुनिक राजनीति के क्षेत्र में सबसे पहले पॉइंट है राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। कि जो पॉलिटिकल बिहेवियर है वो किसी व्यक्ति का कैसा है, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन इसमें किया जाता है। किसमें, आधुनिक जो आपका व्यू है किसका, पॉलिटिक्स का, ठीक है। तो राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है क्योंकि राजनीतिक व्यवहार जो है वो कहीं ना कहीं हर तरह से चुनावों को प्रभावित करता है, राजनीतिक घटनाओं को प्रभावित करता है। तो इसलिए हम राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन उसमें
करते हैं। सेकंड है उसमें राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किसी देश का कैसा है उसके बारे में भी इसमें पढ़ा जाता है। ठीक है, इसमें औपचारिक संरचनाओं के साथ साथ अनौपचारिक तत्वों का अध्ययन भी किया जाता है। औपचारिक जो संस्थाएं कौन सी होगी, जैसे कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका, इसका अध्ययन तो हम इसमें करते ही करते हैं राजनीति के अंदर। लेकिन जो इनको कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, ठीक है, जो है इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे दबाव समूह हो गए, हित समूह हो गए, ठीक है, तो इन सब का अध्ययन भी हम इसके अंदर करते हैं। तो औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक अध्ययन भी इसमें किया जाता है। पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन आधुनिक राजनीति के अंदर हम करते हैं। और इसमें मेन आप नाम याद रख सकते हो, डेविड ईस्टन का और आमंड का। ठीक है, डेविड ईस्टन तथा आमंड जैसे आधुनिक राजनीतिक विद्वान राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन मानते हैं। थर्ड है शक्ति का अध्ययन, स्टडी ऑफ पावर। तो इसमें क्या है, शक्ति का अध्ययन भी किया जाता है। अब आपको पता ही है कि जो है सरकार को चलाने के लिए जिसके पास सरकार होती है, सत्ता होती है, पावर होती है, वही जो है डिसीजन ले सकता है। ठीक है, वही सारे निर्णय लेता है, पूरी की पूरी जो है शासन व्यवस्था को चलाता है। तो इसलिए वो बोल रहा है शक्ति का अध्ययन, पावर, स्टडी ऑफ पावर जो है इसमें शामिल की जाती है। किसमें, राजनीति के अंदर। उसमें आप मेन जो है विद्वान कौन कौन से हैं जिनका नाम याद रखोगे, मैक्स वेबर का, मेरियम का और मार्गेंथो का। ठीक है, इन्होंने पावर के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया है कि हमें शक्ति का अध्ययन जो है राजनीति के अंदर करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन, स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अब जो गवर्नमेंट है, मान लो जो है हमें पता है कि राजनीति के अंदर हम क्या करते हैं, राज्य का अध्ययन करते हैं, सरकार का अध्ययन करते हैं। तो सरकार का काम क्या है, डिसीजन लेना। ठीक है, निर्णय लेना। कोई भी काम करेंगे उसके लिए उसको निर्णय लेना पड़ेगा। तो वो कौन सी निर्णय प्रक्रिया से गुजरती है, किस प्रकार से वो डिसीजन लेती है, तो वो सारा प्रोसेस, उसका अध्ययन भी राजनीति के अंदर किया जाता है। स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शंस, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। और क्या आधुनिक राजनीति के क्षेत्र के अंदर आता है, ह्यूमन एक्शन, मानवीय क्रियाएं। अब मानवीय क्रियाएं कि जो है मनुष्य सिर्फ राजनीतिक जो है क्रियाएं तो नहीं करता, उसके अलावा उसका और भी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक बहुत पक्षों के साथ जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत सारी क्रियाएं उसकी होती हैं और वो कहीं ना कहीं उसकी जो है राजनीतिक जीवन को भी प्रभावित करती हैं। और जो राजनीतिक जो उसकी क्रियाएं हैं वो उसके दूसरे जो है पक्षों, जो उसकी लाइफ के दूसरे पक्ष हैं उनको प्रभावित करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि राजनीति के अंदर हम मानवीय क्रियाओं का, चाहे वो उसकी सामाजिक है, चाहे वो आर्थिक है, चाहे धार्मिक है, उन अलग अलग पक्षों का अध्ययन भी इसके अंदर हम करते हैं। उसके बाद स्टडी ऑफ अदर सोशल साइंसेस, अन्य सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, किसके अंदर, आधुनिक राजनीति के क्षेत्र के अंदर। क्यों, क्योंकि जो आर्थिक है, भौगोलिक है, मनोवैज्ञानिक तत्व हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक विचारों को प्रभावित करने का काम करते हैं। तो उन सब जो है बातों का या उन सब पहलुओं का अध्ययन भी इसके अंदर किया जाता है। उसके बाद स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, समस्याओं व संघर्ष का अध्ययन। तो समस्याएं और संघर्ष की जो राजनीति है उसमें समस्याओं और संघर्षों का अध्ययन किया जाता है कि राजनीतिक क्रियाओं में अनेक लोग और संस्थाएं शामिल होती हैं और कई बार इन संस्थाओं तथा लोगों के मध्य क्या हो जाता है, समस्या या संघर्ष पैदा हो जाता है। तो इन समस्याओं और संघर्ष के क्या कारण रहे और उनके सुलझाने की क्या प्रक्रिया रही, तो वो सारा भी राजनीतिक विज्ञान के अंदर या उसके अध्ययन क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो इसलिए हमें क्या है, समस्याएं और संघर्ष राजनीतिक विज्ञान को किस तरह प्रभावित कर रही है, क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स है, कैसे जो है हम उसको दूर कर सकते हैं, उन सब बातों का अध्ययन भी इसके अंदर किया जाता है। लास्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ कंसेंसस एंड कोऑपरेशन, सहमति एवं सहयोग का अध्ययन। तो संघर्ष तो चलो होते ही हैं, साथ में क्या है, कई जगह हमें सहमति और सहयोग भी देखने को मिलता है। जो कुछ चीज़ें जो है सहयोग से यानी समझौता करके, बातचीत से, विचार विनिमय करके, तर्क वितर्क से, वो भी हम कई बार प्रॉब्लम्स को सुलझा लेते हैं। तो उन सब का अध्ययन भी राजनीतिक विज्ञान का एक जो है अंग है, उसके अंदर हम उन सब बातों का अध्ययन भी करते हैं। तो ये था आपका आधुनिक राजनीति का क्षेत्र कि आधुनिक राजनीति का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या क्या उसमें जो है शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें हमने कौन कौन से पढ़े, पहले तो डेफिनेशंस पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ा आधुनिक राजनीति का क्षेत्र, जिसमें हमने पढ़ा राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन, निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, अन्य सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन, समस्याओं व संघर्ष का अध्ययन, और लास्ट में पढ़ा सहमति एवं सहयोग का अध्ययन। फोर्थ जो व्यू है आपका राजनीति से संबंधित, वो
राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में देखता है। तो फोर्थ जो है वो है पॉलिटिक्स एज स्ट्रगल फॉर पावर, राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में। तो राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में इसमें जो मेन जो विद्वान हैं उनका आपको नाम याद रखना है, जैसे मैक्स वेबर है, जॉर्ज कैटलिन है, हैरोल्ड लॉसवेल है, रॉबर्ट ए डाहल है, मार्गेंथो हैं। तो ये जो मेन है वो क्या है, शक्ति को राजनीति का केंद्र बिंदु मानते हैं। ठीक है, शक्ति के लिए संघर्ष जो है इनके अनुसार चलता रहता है और उसी को ये क्या है, राजनीति मानते हैं कि जो शक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष जो चलता रहता है। ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बीच में है, पॉलिटिकल जो है पार्टीज़ के बीच में है, तो वो जो पावर को प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष उनके बीच में चला रहता है उसी को इन्होंने क्या मान लिया है, राजनीति मान लिया है। तो इसके लिए जो है हम अलग अलग तर्क दे सकते हैं। फर्स्ट है राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष, पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर। तो जैसे मैंने बताया कि राजनीति क्या है, शक्ति के लिए संघर्ष है और कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि जो है मैं राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। तो वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखें, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो किसी न किसी रूप से राजनीति में आज के समय में लोकतंत्र, जहाँ पे लोकतंत्रीय शासन प्रणाली अपनाई गई है वहाँ पर वो व्यक्ति राजनीति के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है शक्ति राजनीति का केंद्रीय बिंदु, पावर इज सेंट्रल टू पॉलिटिक्स। शक्ति राजनीति का केंद्रीय बिंदु, तो जो शक्ति है उसको क्या है, राजनीति का केंद्रीय बिंदु माना गया है कि मेन जो है, जो भी व्यक्ति है, जो राजनीतिक दल है, संगठन है, वो सारे के सारे किस चीज़ में लगे हुए हैं, पावर प्राप्त करने में, शक्ति प्राप्त करने में। ठीक है, और वो ही जो है उसको ही मान लिया उन्होंने शक्ति राजनीति का केंद्रीय बिंदु। जो संघर्ष उनके बीच चला आ रहा है, जो भी वो किसी भी तरह की जो भी क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है, जो समस्त कार्यविधि है वो सारी की सारी किसके लिए है, पावर को प्राप्त करने के लिए। कि जो जितना ज़्यादा पावरफुल होगा वो उतना ही जो है अपनी बातों को मनवा सकता है, सारी जो है काम कर सकता है। तो उनके बीच क्या है, वो शक्ति के लिए संघर्ष चला रहता है और शक्ति ही राजनीति का केंद्रीय बिंदु है। कि कोई भी व्यक्ति वो ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्राप्त करना चाह रहा, राजनीतिक दल जो है, संगठन है, व्यक्ति है, ठीक है, सत्ताधारी शासक है, वो क्या है, सब जो है एक बार पावर ले ली तो उसको मेंटेन करके रखना चाहते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं शक्ति राजनीति का केंद्रीय बिंदु। थर्ड पॉइंट है आपका द एम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज टू गेन पावर। राजनीतिक दल का उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना। तो राजनीतिक दल, आपको पता है लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में राजनीतिक दल कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ठीक है, प्रतिनिधित्वात्मक सरकार जहाँ पे है वहाँ पे राजनीतिक दल के बिना तो हम सरकार की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो राजनीतिक दलों का मेन उद्देश्य भी क्या है, पावर प्राप्त करना। अगर उनके पास पावर होगी तभी क्या है, सत्ता में जब वो आएंगे तब वो सारे के सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनका उद्देश्य भी मेन क्या है, शक्ति को प्राप्त करना। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट आपका इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर। चुनाव राजनीति शक्ति प्राप्ति के लिए संघर्ष। कि जो चुनावी राजनीति आप देखते हो, जो चुनाव होते हैं टाइम टू टाइम, वो होते क्यों हैं, ताकि क्या प्राप्त की जा सके, पावर प्राप्त की जा सकती है, शक्ति प्राप्त की जा सके। ठीक है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा जो है वोट मिलेंगे, ठीक है, जिसकी जो है सरकार बहुमत में होगी, ठीक है, वो क्या है, सरकार बना लेगी। ठीक है, तो वो है आपका चुनावी राजनीति क्या है, शक्ति प्राप्ति के लिए संघर्ष। कि चुनाव हो ही क्यों रहे हैं, ताकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या है, पावर, सत्ता में आ सके, पावर प्राप्त कर सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड स्ट्रगल फॉर पावर। तो राजनीति शक्ति के औपचारिक संगठन और शक्ति के लिए संघर्ष। तो जो औपचारिक संगठन है, औपचारिक संगठन कौन से, सरकार के जैसे आ गया आपका विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सारे क्या हैं, औपचारिक संगठन हैं। सरकार के विभिन्न अंग हैं, औपचारिक संगठन है। और ये भी मेन क्या है, इनके बीच में भी शक्ति बेशक जो है इनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई है, लेकिन फिर भी ये क्या है, इनके बीच में शक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति इनको मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पावर इनको मिल जाए, तो उसके लिए ये संघर्षशील रहते हैं। संघर्ष जो है इनके बीच उस बात को लेकर बना रहता है, तो वो ये उन्हीं बातों को लेकर संघर्षशील हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
पॉलिटिकल पावर एंड स्ट्रगल फॉर पावर, राजनीति शक्ति के अनौपचारिक संगठन और शक्ति के लिए संगठन। तो अनौपचारिक संगठन में आ गया जैसे राजनीतिक दल हो गया, दबाव समूह हो गए, धार्मिक और जातीय संगठन हो गए। तो इनके बीच भी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर प्राप्त करने के लिए होड़ लगी रहती है। तो ये जो अनौपचारिक संगठन है जैसे कि राजनीतिक दल, दबाव समूह, धार्मिक और जातीय संगठन आदि, तो ये औपचारिक संगठनों के ऊपर दबाव बनाने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं ताकि अपने ज़्यादा से ज़्यादा हितों की ये पूर्ति कर सकें। तो ये था फोर्थ पॉइंट ऑफ व्यू राजनीति से रिलेटेड कि राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में, कि हर कोई जो चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो राजनीतिक दल है, चाहे कोई संस्था है, वो ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्राप्त करने के लिए लगी हुई है और वो सारा का सारा क्या कहलाता है, राजनीति कहलाता है। ठीक है, तो ये 4 जो है व्यू हमने पढ़े। ठीक है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपको मैंने 4 पॉइंट ऑफ व्यू बताए। उसमें जैसे फर्स्ट था एंशिएंट ग्रीक व्यू, उससे पहले दूसरा था उसके बाद ट्रेडिशनल व्यू, उसके बाद मॉडर्न व्यू, और फोर्थ मैंने आपको कराया पॉलिटिक्स एज स्ट्रगल फॉर पावर। तो आपको जो है अब पूरे जो है 4 व्यू पढ़ने के बाद जो है पॉलिटिक्स का मीनिंग अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो जो पहला था उसमें मेन जो है प्राचीन यूनानी जो दृष्टिकोण था उसमें मेन जो है राजनीति को किसके साथ जोड़ा गया कि मनुष्य के हर एक क्रियाकलाप के साथ जोड़ दिया कि क्योंकि उस समय यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य होते थे, तो राज्य और सरकार के बीच कोई अंतर नहीं किया जाता था, तो मनुष्य की हर एक गतिविधि को राजनीति के साथ जोड़ दिया जाता था। उसके बाद कौन सा आया, परंपरागत राजनीति का क्षेत्र। कि परंपरागत राजनीति उसमें क्या था, मेन जो है राज्य का अध्ययन, राज्य के अध्ययन के ऊपर बल दिया गया, राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन। ठीक है, और उसके अलावा जो है राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन, उसमें मेन विषय ये रहा। उसके बाद आया था आपका आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति का, जिसमें राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के ऊपर बल दिया गया, राजनीतिक व्यवस्था पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के ऊपर बल दिया गया। ठीक है, शक्ति का अध्ययन पर उसमें भी वो भी उसमें शामिल था, निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन, समस्याओं और संघर्ष का अध्ययन। तो ये सारी चीज़ें जो है आधुनिक दृष्टिकोण के अंदर आती थी, जिसमें जो है राज्य और सरकार के अध्ययन के साथ साथ जो है पूरी की पूरी राजनीतिक जो व्यवस्था है उसका अध्ययन उसके अंदर आधुनिक राजनीति के क्षेत्र के अंदर जो है शामिल था। और लास्ट आपने पढ़ा है राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में, कि हर कोई जो है शक्ति प्राप्त करना चाह रहा है, तो वो भी क्या हो गया, राजनीति हो गया। तो वही है, ये पूरा का पूरा जो है मैंने आपको बता दिया राजनीति क्या होती है। तो लास्ट में हम कह सकते हैं कि राजनीति क्या है, पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था का संपूर्ण अध्ययन है। थैंक यू।